हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। हिंदी दौरान के अंतर्गत हम कृतिका का पाठ 2 मेरे संग की औरतें का दौरान कर रहे हैं। इसकी लेखिका हैं मृदुला गर्ग। हमने दौरान के द्वारा जाना कि किस तरह से लेखिका की नानी, उसके बाद उसकी माँ का जीवन कैसा रहा। आइए एक बार फिर से हम दौरान करते हैं और पाठ को आगे बढ़ाते हैं। कल के एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह से लेखिका ने अपनी नानी के बारे में बताया कि लेखिका की नानी जो है, उन्होंने अपनी बेटी की शादी यानी कि लेखिका की माँ की शादी एक आज़ादी के सिपाही से करवाना चाहा था। इसलिए अपने पति के मित्र को इस बारे में कहा और उनके मित्र ने उनकी मदद की, क्योंकि उनके नाना जो है वो बहुत ही रईस किस्म के थे और वो बैरिस्ट्री विलायत से करके आए थे, तो वो नानी को कुछ नहीं समझा करते थे। फिर लेखिका की माँ, वो एक आज़ादी के सिपाही से उनकी शादी हो गई, तो वो थोड़ा सी उनकी जो है, उन्होंने अपनी आदतों को थोड़ा अलग कर लिया। वो माँ जो है वो मतलब एक सामान्य गृहिणी की तरह नहीं रहती थी, बल्कि उससे थोड़ा अलग। वो जो है माँ, वो भारतीय माँ जैसा उसे लगता था, मेरी माँ भारतीय माँ जैसी नहीं। लेखिका को लगता था कि वो घर के सारे काम अरुचि के कारण ही, मतलब अरुचि के साथ करती थी। उन्हें घर के कामों में कोई रुचि नहीं थी, बल्कि और जो लेखिका देखती थी कि उसकी जो दोस्त की माँ थी, वो सब अपने घर में जैसे खाना बनाना या बच्चों के साथ में रहना, ये सब। जबकि उनकी लेखिका की माँ तो केवल बिस्तर पर लेटकर किताबें पढ़ा करती थी और संगीत सुनती थी। इस तरह से उनकी घर के कामों में कोई ज़्यादा रुचि नहीं रहती थी। परदादी की कहानी बताई थी कि किस तरह से लेखिका की परदादी, उन्होंने बेटियों के लिए मन्नत मांगी थी कि हमारे घर में बेटियां हो जाए, और उनकी मन्नत कुर्बानियां सुनी और 5 बेटियां एक के बाद एक हो गई। परदादी ने चोर को जब पानी पिला दिया था अपने हाथ से, आपको ये भी याद होगा कि तू आज से मेरा हम दोनों ने एक ही लोटे में पानी पिया है, तो तू मेरा बेटा हुआ, या तो तू आज से चोरी कर ले या फिर खेती कर ले। तो चोर का हृदय परिवर्तन हो गया था और उसके बाद से उसने खेती करना शुरू कर दिया था। तो हमने यहाँ तक हम कल कर चुके थे। अब इसके आगे हम चलते हैं। लेखिका की कहानी क्या है। लेखिका को 15 अगस्त 1947 की आज़ादी मिलने का जब जश्न मनाया जा रहा था, तब लेखिका को टाइफाइड बुखार था। अब लेखिका क्या है, अपने आप में लिखने में मशगूल रहा करती थी। जब 15 अगस्त 1947 को आज़ादी का जश्न मना रहे थे, तो लेखिका को टाइफाइड बुखार हो गया था और उसे लाख रोने पर भी उसे इंडिया गेट के जश्न में नहीं जाने दिया। वो कहती थी मैं इंडिया जो जश्न मनाया जा रहा है उसमें मैं जाना चाहती हूँ, लेकिन उसे जाने से इनकार कर दिया था। उसके पिता ने उसे ब्रदर्स कामारजाओ नामक उपन्यास दिया। उसे पढ़ते पढ़ते वह रोना धोना भूल गई। उसके पिता ने उसे उपन्यास दिया ब्रदर्स कारामाम जो, वो पढ़ते पढ़ते उसे रोना धोना भूल गई, उसे पढ़ती ही रह गई। लेखिका और उसकी बहनें जो हैं, उसमें उनकी परदादी की तरह ही लेखिका की 4 बहनें भी लीक से हटकर चलती रहीं। बड़ी बहन, जिसका बाहर का नाम मंजुल था, घर का नाम रानी था, शादी के बाद लिखना शुरू किया और अपना नाम मंजुल भगत रख लिया। दूसरे नंबर पर लेखिका खुद थी, जिसने स्वयं भी शादी के बाद मृदुला गर्ग नाम से लिखना शुरू किया। लेखिका और उसकी बहन का नाम बदलकर लिखने के कारण पोंगापंथी या गरगुस्सू जैसे शब्द उसे सुनने पड़ते थे कि ये क्या है, अपना नाम क्यों बदल रही हो। ठीक है। लेखिका के बाद की 2 बहनें थी, रेणु और चित्रा। वो लेखन से बची रही, उन्हें लेखना लिखना पसंद नहीं था। लेखिका की बड़ी बहन ने लेखन कार्य किया और लेखिका ने स्वयं ने लिखना शुरू किया। सबसे छोटी बहन जो अचला थी, इंग्लिश में लेखन कार्य करने लगी और सबसे छोटे भाई राजीव हिंदी में लेखन कार्य करने लगे। लेखिका की छोटी बहन रेणु BA भी नहीं करना चाहती थी। वो कहती थी मेरा पढ़ाई में मन नहीं है ना, और वो कहती थी मुझे BA वगैरह कुछ नहीं करना। लेकिन पिताजी और घर वालों के का मन रखने के लिए उसने जैसे तैसे BA कर लिया। तीसरी बहन रेणु खुद घर के कामों रेणु जो है वो खुद कम और दूसरों को ज़्यादा पढ़ाया करती थी। अब बस उसको जैसे ही मौका मिलता खुद कम पढ़ती थी और दूसरों को ज़्यादा पढ़ाने लग जाती थी, इसलिए उसके अंक अच्छे नहीं आते थे। वह दृढ़ निश्चय करने वाली थी, हमेशा दृढ़ निश्चय कर लिया तो उसे पक्का करके छोड़ती थी। किसी भी कार्य के लिए दृढ़ निश्चय करते ही वो उसे पूरा कर लिया
करती थी। एक बार एक लड़के को पसंद करके अपनी शादी का ऐलान करने के बाद उसने उससे शादी भी कर ली। सबसे छोटी थी अचिला, उसने पत्रकारिता में प्रवेश लेकर पिताजी की पसंद के लड़के से शादी की और बाद में लेखन कार्य में संलग्न हो गई। शादी के बाद लेखिका को बिहार के छोटे से कस्बे में रहना पड़ा। लेखिका की शादी हुई बिहार और छोटा सा टाउन था, वहां पर रहना पड़ा। वहां उसने शादीशुदा औरतों को पराये मर्दों के साथ नाटक करने के लिए तैयार किया। उसने कहा कि एक नाटक है, उसमें जेंट्स का रोल जेंट्स करेंगे और लेडीज का रोल लेडीज करेंगे। वैसे क्या होता है कि कई बार जेंट्स वाला रोल भी लेडीज ही कर लेती है, या फिर जेंट्स ही सारे रोल करता है, लेडीज के रोल भी जेंट्स और जेंट्स के रोल भी जेंट्स। पर उसने शादीशुदा औरतों को पराये मर्दों के साथ नाटक करने के लिए तैयार कर लिया और 4-5 साल में कई नाटक किए। अकाल राहत कोष के लिए धन एकत्रित करना शुरू कर दिया कि हम अगर ऐसा करेंगे, एक सटीक जो अभिनय होता है वो तभी आ पाता है जब औरत का रोल औरत करे और जेंट्स का रोल जेंट्स करे। इस तरह से उसने तैयार किया, लोगों की मानसिकता बदली और फिर एक अकाल राहत जो कोष था उसके लिए बहुत सारा धन इकट्ठा किया। कर्नाटक जाने पर लेखिका ने छोटे से कस्बे में अपना प्राइमरी स्कूल खोल के कैथोलिक बिशप से प्रार्थना की, पर बिशप जनसंख्या कम होने के कारण वे स्कूल खोलने में असमर्थ थे, है ना, कि मैं कैथोलिक स्कूल खोलना चाहती हूँ। लेखिका ने अनेक परिश्रमी लोगों की मदद से वहाँ अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला स्कूल खोलकर उसे कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलवा दी थी। 3 भाषाएं, हिंदी भी, अंग्रेजी भी और कन्नड़ भी, है ना। फिर इस प्रकार लेखिका के जिद्दीपन का पता चलता है। इतना कुछ करने के बाद भी उसे लगता था कि वह अपनी छोटी बहन रेनू के मुकाबले नहीं पहुंची है। रेनू उससे ज्यादा आगे। उनके दिमाग में एक बात थी कि मुझे रेनू के समकक्ष पहुंचना है। एक बार दिल्ली में भयंकर बारिश होने के बाद जगह जगह पानी भर गया था, यातायात ठप हो गया था। रेनू को उसके स्कूल से जब कोई लेने नहीं आया तो सबके मना करने पर भी वह पैदल ही 2 मील स्कूल चली गई और स्कूल बंद देख करके लौट आई थी। तो उसे ऐसा लगता था कि रेनू मुझसे ज्यादा वो है, मैं रेनू के मुकाबले अभी तक नहीं पहुंच पाई हूँ। लेकिन आज सोचती है कि आज दिल का रोमांच कैसा रहा होगा। जगह जगह पानी से लय लय करते सुनसान शहर, अकेले अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जाना और इस अकेलेपन का मजा कुछ और ही था। इस तरह से लेखिका को लगता है कि किसी भी तरह से जो है हमें किसी से मुकाबला नहीं करना है, लेकिन अपनी मंजिल को हमें खुद बढ़ करके छूना है। बढ़ करके आगे आगे चलेंगे तो मंजिल हमारे करीब आती चली जाएगी। और हम केवल उसने ऐसा किया इस धाराओं पे चलेंगे, है ना। जो कि पुराने जमाने में तो इतना स्ट्रगल था, जैसे उसने अपनी नानी के लिए बताया, अपनी परदादी के लिए बताया, अपनी माँ के लिए बताया, है ना। उतना संघर्ष, अभी संघर्ष तो हमेशा रहता है, संघर्ष के रूप बदलते रहते हैं। तो लेखिका ये करी कि उस जमाने की मेरे संग की औरतें, मतलब कि पहले का जो जमाना था उसमें महिलाओं की दशा और आज के जमाने की दशा। आज भी क्या बेटा 10 सालों में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाता है समाज। आज जो है वो 10 साल बाद बिल्कुल चेंज हो जाएगा, बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। आज से 10 साल पहले कुछ अलग था, उससे 10 साल पहले, और मतलब ये तो लेखिका वाली कहानी तो बहुत पुरानी है। तो इस तरह से जैसे जैसे समय बीतता जाता है और हम लोग प्रगति करते हैं, प्रगति के साथ साथ हमें अपनी मानसिक प्रगति भी करनी होती है, मानसिक सोच को भी बदलना होता है। मानसिक सोच अगर नहीं बदलेंगे, केवल हमने अपना रहन सहन ये सब बदल लिया, मानसिक सोच को नहीं बदला, तो हम प्रगति नहीं कर सकते। प्रगति मानसिक विचारों की भी होनी चाहिए। इसके साथ में और लेखिका ने ये भी बताया है कि जैसे जब कभी भी कुछ घर में ऐसा कुछ घटित होता था तो लेखिका को ये जरूर लगता था कि महिलाओं की दशा अच्छी नहीं है। उस समय भी अच्छी नहीं थी, आज भी अच्छी नहीं है। आज पहले के मुकाबले काफी कुछ चेंजेज आए हैं, पर जो होना चाहिए वो कुछ नहीं है। घरों में जो है जैसे महिलाओं के साथ में कुछ अत्याचार या घरों में उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होना, भेदभाव करना, ये सब आज के ज़माने में भी है। कुछ उस पहले के मुकाबले में कुछ कम हुए हैं। उसका कारण भी ये है कि महिलाओं ने पढ़ाई लिखाई करके अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा किया है, वो आर्थिक रूप से सक्षम हो गई हैं। ये भी कारण हो सकता है। इसलिए हम सभी को महिलाओं को आगे बढ़ने के अवसर देने चाहिए और जहाँ कहीं हो मदद या उनके प्रति सहानुभूति नहीं, बल्कि उन्हें उनके अधिकारों से वंचित नहीं रखना चाहिए। थैंक यू।